स्वागत है आपका एडिना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग रसायन विज्ञान के बहुलक चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। बहुलक दो शब्दों से मिलकर बना है, बहु प्लस एकल। अंग्रेजी में इसको पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर भी लैटिन वर्ड के दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली प्लस मर। पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, मर मतलब होता है पार्ट, यूनिट। अब ये किस चीज का पार्ट है? हाइड्रोकार्बन से ही बनता है बहुलक। बहुलक हाइड्रोकार्बन से बनता है, यानी हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक। इनमें हम जनरली संतृप्त और असंतृप्त दो तरह के यौगिक के बारे में पढ़ते हैं, और इनके अलावा इनके क्रियात्मक समूहों को जोड़ देने पर इनका बहुत ही बृहद एक परिवार है, जिसको हम कार्बनिक यौगिकों के रूप में पढ़ते हैं। अब जैसे एथीन हो गया, एल्केन हो गया, एल्काइन हो गया, या फिर इनके डेरिवेटिव क्लोरो एल्केन या क्लोरोब्यूटेन, ये सभी के सभी एक तरह के हाइड्रोकार्बन ही हैं, और इन्हीं से हम बहुलक बनाते हैं। बहुलक में जो उदाहरण की बात करें तो बहुलक में पॉलीथीन हो गया, ये जो आपके ऑटोमोबाइल हैं, इनके पार्ट्स जो बनते हैं, ये जो फाइबर्स के बनते हैं, ये सब उसी के प्रकार होते हैं। इसके अलावा ताप अपघट्य बहुलक आता है, ये रेशम आती है, रेजिन जिसको बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं, ये सभी बहुलक के प्रकार हैं। तो आज हम लोग बहुलक के पहले तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इसके टाइप कितने होते हैं। देखिए, बहुलक के पाए जाने की वजह से इसे दो भागों में बांटा गया है। एक प्राकृतिक बहुलक और दूसरा है कृत्रिम बहुलक। प्राकृतिक बहुलक वो जो पेड़ों पे पाया जाता है, हमारे प्राकृतिक रबर के पेड़ होते हैं, वहां से हम कोलाइडल फॉर्म में करीब 45 से 50% हमें रबर का, नेचुरल रबर की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही साथ कृत्रिम रबर जो हमें कंपनियों में बनते हैं, जो कि इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, जिसको हम कृत्रिम कहते हैं। उसके बाद इनकी जो अभिक्रिया, इनके बनने की अभिक्रिया के आधार पर भी इन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक योगज बहुलक कहलाता है, जो कि योगात्मक अभिक्रिया द्वारा बनता है, और दूसरा संघनन बहुलक कहलाता है, जो कि संघनन, जिसको कंडेंसेशन कहते हैं, उस अभिक्रिया द्वारा बनता है। इसके अलावा इसके बीच में बहुलकों के परमाणुओं के बीच में लगने वाले सहसंयोजक बंध और हाइड्रोजन बंध या अंतर आणविक संबंधों के कारण भी इन्हें तीन भागों में बांटा गया है। एक ताप घटक बहुलक होता है, दूसरा फाइबर्स होते हैं, तीसरा प्रत्यास्थ बहुलक होते हैं। जैसा कि रबर होता है, बल लगाओ तो उसके आकृति में परिवर्तन होता है, बल हटाओ फिर वो पुनः अपनी आकृति को पा जाता है। और इसके अलावा बहुलकों के प्रकार में इनकी संरचना, इनके बनावट के आधार पर भी तीन प्रकार का बहुलक होता है। एक रेखीय बहुलक होता है, जिसमें किसी तरह का कोई ब्रांच क्रियात्मक समूह नहीं जुड़ा होता है। सिंपल बहुलक एक रेखा में, श्रृंखला में होता है। इसके अलावा श्रृंखला बहुलक होता है, जिसमें कि कहीं कुछ न कुछ क्रियात्मक समूह जुड़े होते हैं। द्विक या त्रिक क्रियात्मक समूह वाला बहुलक होता है। इसके बाद जो तीसरा होता है वो अत्यधिक कॉम्प्लेक्स होता है, वो बहुत ही ज्यादा जटिल बहुलक कहलाता है। उसमें सहसंयोजक बंध के साथ साथ हाइड्रोजन बंध भी बहुत ज्यादा होते हैं। क्रियात्मक समूह भी दो या दो से अधिक होते हैं, जिस वजह से वो बहुलक बहुत ही जटिल संरचना वाला होता है। अब हम आज पहले बहुलक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, योगात्मक अभिक्रिया के बहुलक के बारे में। यानी हमने आपको बताया जिससे पॉलीथीन भी बनता है। अब देखिए, इसके तीन विधियां हैं, तीन चरण हैं, एक्चुअली पद हैं, जो कि अब आते हैं हमेशा, ये बोर्ड परीक्षा में आता है। योगात्मक अभिक्रिया में हमें इसको समझना होगा, कुल तीन पद होते हैं। पहला होता है अभिक्रिया प्रारंभ पद, दूसरा होता है अभिक्रिया संचरण पद, और तीसरा होता है अंतिम पद। अब इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन। तो इन तीनों स्टेप से ही योगात्मक अभिक्रिया को हमें समझना है। योगात्मक अभिक्रिया में एथीन C2H4, आप जानते हैं इसको, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, C2H4 एथीन। इससे इसके असंख्य अणुओं को अधिक ताप और दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में जोड़ने से पॉलीथीन बनता है। अब इसके कुल तीन चरण हैं, ये तीनों चरण अपन सीख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले उत्प्रेरक की बात करते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है? एक ऐसा यौगिक, एक ऐसा रासायनिक यौगिक जो अभिक्रिया में भाग लेता है और अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है अथवा घटा देता है, यानी वही रिस्पॉन्सिबल होता है अभिक्रिया के होने के लिए। अब यहाँ पर इस योगात्मक अभिक्रिया में हम आपको बता रहे हैं, एथीन से क्या बनता है? एथीन से बनता है पॉलीथीन। क्या बनता है? एथीन से पॉलीथीन बनता है। एथीन से पॉलीथीन बनता है। इस दौरान उत्प्रेरक होता है बेंजाइल पेरोक्साइड। बेंजाइल पेरोक्साइड के अलावा एसिटाइल पेरोक्साइड भी हम ले सकते हैं।
अब सबसे पहले इसकी जो अभिक्रिया प्रारंभ होती है उसमें जो उत्प्रेरक होता है बेंजाइल परऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5, ये अत्यधिक ताप और दाब पर सबसे पहले मूलक में बदलता है। मूलक अंग्रेजी में रेडिकल बोलते हैं। ये जो बंध है आप देख सकते हैं आंशिक रूप से ऋणात्मक ऑक्सीजन और ये भी आंशिक रूप से ऋणात्मक ऑक्सीजन, इनके बीच का जो ये बंध है ये कमजोर होगा। अधिक ताप और दाब पर यही बंध टूटेगा। ये बंध टूट गया, दो अणुओं का मूलक बन गया। क्या? C6H5 C डबल बॉन्ड O ये मूलक बन गया। अब इस मूलक, ये एक अणु और ये एक अणु, दो अणुओं का मूलक बन गया। चूंकि ये मूलक अस्थिर होता है, ये मूलक कैसा होता है? अस्थिर। इसमें जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है ये इसको अस्थिर कर देता है। इस वजह से ये अधिक ताप पर अपघटित होकर फिनाइल फ्री रेडिकल में बदल जाता है, C6H5 ये फ्री रेडिकल में बदल गया। मुक्त मूलक, जिसको मुक्त मूलक कहते हैं हिंदी में। अब ये मुक्त मूलक सबसे पहले उत्प्रेरक से बनता है मुक्त मूलक, जिसका नाम है फिनाइल मुक्त मूलक। अब ये फिनाइल मुक्त मूलक एथीन से अभिक्रिया करता है। किससे? एथीन से। अब आगे आप देखिए C6H5 ये जो फिनाइल मुक्त मूलक है ये एथीन से यानी C2H4 से अभिक्रिया करता है और इस वजह से ये आगे संचरण होता है, प्रोपगेशन। ये फिनाइल, अब इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो C डबल बॉन्ड C H और यहां भी H, ये भी H और ये भी H, ये फ्री रेडिकल इस डबल बॉन्ड पर अटैक करता है और ये डबल बॉन्ड टूटता है। टूटने की वजह से C6H5 CH2 मूलक, ये मूलक बन गया। अब इसमें अगला एथीन मॉलिक्यूल जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? अगला एथीन मॉलिक्यूल C2H4 तो क्या बन जाएगा? C6H5 CH2 मुक्त मूलक। अब इतना बड़ा मुक्त मूलक बन गया। ये क्या हो रहा है? दूसरी, अभी प्रारंभ यहां तक हुआ था, अब ये संचरण हो रहा है। अब इस तरह से फिनाइल के दो जो अणु हैं ये अलग अलग एथीन मॉलिक्यूलों से जुड़ते जुड़ते बड़े से परमाणु भार के मुक्त मूलक बना लेते हैं। अब ये मुक्त मूलक आपस में जुड़कर आखिरी में, एकदम अंत में, जब हमें पॉलीथीन प्राप्त होती है उस समय क्या होता है? ये जो दो मॉलिक्यूल थे किसके? मुक्त मूलक के, अत्यधिक अणु भार वाले, ये आपस में जुड़ जाते हैं। क्योंकि फिनाइल के दो बने थे अणु, तो एक से तो ये बना, दूसरे से ये बना और ये दोनों आपस में जुड़कर पॉलीथीन बना देते हैं। CH2 आप इसको जितना चाहे उतना कर सकते हैं n, क्योंकि n नंबर ऑफ एथीन के मॉलिक्यूल जुड़कर ये पॉलीथीन में, ये संरचना है पॉलीथीन की। तो आप समझ गए होंगे कि योगात्मक अभिक्रिया का जो मैकेनिज्म है वो तीन पदों में है, तीन स्टेप में है। पहला इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन, प्रारंभ, संचरण व अंत। प्रारंभ में क्या करना है? बेंजॉइल परऑक्साइड मुक्त मूलक बनाएगा फिनाइल का। फिनाइल मुक्त मूलक संचरण में एथीन के n नंबर ऑफ अणुओं से जुड़ते हुए एक बड़ी श्रृंखला बना देगा मुक्त मूलक का, और ये मुक्त मूलक आपस में जुड़कर पॉलीथीन बना देंगे और जो फिनाइल फ्री रेडिकल जो कि उत्प्रेरक था वो इस अभिक्रिया से वैसे ही बाहर निकल जाएगा जैसे कि ये जुड़ा था। तो उत्प्रेरक आप जानते हैं उसका कुछ होता नहीं है, वो अभिक्रिया की रेट को बढ़ाता और घटाता है और अभिक्रिया को होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फिर वो निकल जाता है। तो इस तरह से पॉलीथीन का बनना हमने पढ़ लिया है। कल हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉलीमर हैं वो हम आपको पूरे बनाना बता देंगे, उनके बनाने की विधि, उनके उपयोग और उनके यूजेस, उपयोग और उनकी गुण, ये हमारा बोर्ड में आता है, हम ये पूरा समझा देंगे आपको। इसके अलावा वल्कनाइजेशन ऑफ रबर और प्राकृतिक रबर में क्या अंतर है, और इसके अलावा जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत अत्यधिक इंपॉर्टेंट है योगात्मक अभिक्रिया, जिसको आज आप पढ़ लीजिएगा और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। क्यों